दोपहर का समय था। कोमल की सास मधु और ससुर किशोर आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी किशोर मधु से बोलता है, अरे किसी ने मुझे खाना नहीं ला कर दिया, खाना बना नहीं क्या? बहू गई तो रसोई में खाना बनाने के लिए थी। कितनी देर हो गई है, कुकर की सीटी पे सीटी लगे जा रही है, पता नहीं क्या बना रही है ऐसा। अरे अगर बहू बना रही है तो उसे बोलो जल्दी बनाए, मुझे भूख लग रही है। रुकिए, मैं उसको आवाज देती हूँ। कोमल बहू, खाना बना या नहीं? कितनी देर लगेगी? बस बस बन गया, 5 मिनट माँ जी। दाल में धनिया डाल रही हूँ। कोमल रसोई में से अपनी सास को इतना कहती है और जल्दी से धनिया काटकर अपने हाथों से बनाई हुई गर्मा गर्म दाल पर डाल देती है, जिसके बाद वो खाना टेबल पर लगा देती है। मधु और किशोर जल्दी से खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी कटोरी में दाल देखकर मधु बोलती है, जी ये दाल है या पीला हलवा? क्या बनाया है तूने ये? माँ जी दाल ही तो बनाई है, और क्या बनाया है? इस दाल में तूने कितनी सीटी लगवाई है? 4 सीटी लगाई है माँ जी। तू पागल हो गई है क्या बहू? मूंग मसूर की दाल में कोई इतनी सीटी लगवाता है क्या? हलवा बना के रख दिया है तूने सारी दाल का। देखिए माँ जी, जब राजमा बनाते हैं तो उसमें भी 4 सीटी लगती है, काले चने में भी 4 सीटी लगती है, सफेद छोले में भी 4 सीटी। तो फिर दाल भी तो 4 सीटी ही लगाएंगे ना, और वो 1 सीटी में थोड़ी ना बन जाएगी। पागल है तू बहू, हर दाल में 4 सीटी नहीं लगानी चाहिए। अरे बस करो, सीटी सीटी मत करो। अरे सीटी का नाम सुनकर मुझे दुख होता है। एक बार मैंने सीटी बजाई थी, तब पूरी पब्लिक ने मुझे कूट कूट के मारा था। तब से मुझे सीटी के नाम से नफरत हो गई। और बात रही दाल की, अरे कच्ची हो पक्की हो दाल तो है ना, अरे खा लो ना, क्या हो गया? जी अगर उसे बताएंगे नहीं तो वो ऐसे ही दाल का हलवा बनाती रहेगी। दाल में पानी भी कितना कम डाला है इसने, कितनी गाढ़ी दाल बनाई है इसने। किशोर की बात सुनकर मधु कोमल को सुनना बंद कर देती है और 4 सीटी में पकी हुई दाल सभी घर वालों को चावलों के साथ दे देती है और सब लोग खा लेते हैं। कोमल खाना बनाने में काफी अच्छी थी, लेकिन दाल बनाने में हमेशा ही गड़बड़ किया करती, और उसकी गड़बड़ी यही थी कि दाल चाहे 1 सीटी में बनने वाली हो या 2 सीटी में, वो हर एक दाल को बराबर ही 4 सीटी में पकाया करती, जिस वजह से या तो दाल बिल्कुल हलवा हो जाती या कोई दाल 4 सीटी लगने के बावजूद भी नहीं पकती। ऐसे ही एक दिन कोमल का पति मयंक उससे बोलता है, अरे यार कोमल, वो माँ की काली दाल आती है ना, वो वाली बना दो, मेरा मन कर रहा है खाने का। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। और हाँ, एकदम बढ़िया से बनाना, और थोड़ा हल्का हल्का भूजना, ताकि ना ज्यादा ना जल ना जाए। क्योंकि हाँ, जब वो हल्की हल्की लाल होती है ना, उसके बाद उसका जो स्वाद आता है, आए हाय क्या बताऊं, पानी आ गया मेरे मुंह में तो। जी ठीक है, जैसा आप कहो मैं बना दूंगी। अपने पति की कोई डिमांड पर कोमल काली दाल बनाना शुरू कर देती है। वो दाल को धोकर कुकर में डालती है और पानी डालकर कुकर बंद कर देती है और हमेशा की तरह दाल में 4 सीटी लगवा देती है। कुछ देर बाद गर्मा गर्म दाल चावल बनाकर कोमल मयंक को खाने के लिए देती है। मयंक जैसे ही दाल चावल का पहला चम्मच अपने मुंह में डालता है, वो उसे बाहर की ओर थूक देता है और बोलता है, अरे यार तुमको बताया था, फिर भी तुमने ऐसी दाल बना दी। ये आधी कच्ची है आधी पक्की है, क्या है ये? कच्ची है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने पूरी 4 सीटी लगाई है, फिर भी दाल कच्ची है। नहीं नहीं, मैं तो झूठ कह रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। अरे खुद खा कर देखो, मेरे मूड का सत्यानाश हो गया। पर मैंने तो 4 सीटी लगाकर इस दाल को बना कर लाई हूँ, कच्ची कैसे रह सकती है? कोमल इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर मधु भी आ जाती है और मयंक को इतने गुस्से में देखकर मधु मयंक से बोलती है, क्या हो गया बेटा, तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है बहू पर? माँ, मैंने इसको कहा था कि माँ की काली दाल बना दो, मुझे खानी है। हाँ, इसको मैंने बताया भी था हल्का भूजना, लेकिन इस महारानी ने पता नहीं क्या बना दिया। एक तो ये कच्चा है, ऊपर से छौंका नहीं लगा हुआ। क्या है ये, सारे दाने कच्चे पड़े हैं। दाल में बहू तूने सीटी नहीं लगाई थी क्या ढंग से? हमेशा की तरह 4 सीटी लगाई है माँ जी। हाय हाय बहू, इस दाल को ना धीमी आंच पे पकाया जाता है, ये इतनी जल्दी नहीं पकती है। पता नहीं माँ जी, दाल बनाने में अलग अलग नियम है। अरे मुझे तो बस इतना पता है कि 4 सीटी में दाल बन जाती है। तुझे तो समझाना ही बेकार है बहू। मयंक बेटा तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर आती हूँ, ऐसा खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा। इतना कहकर मधु रसोई में जाती है और मयंक के लिए फटाफट से पुलाव बनाकर लाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं।
लेकिन मधु की कही बातें कोमल को समझ नहीं आती। वो सारी दालों को 4 सीटी में ही बनाती, जिस वजह से घर पर कोई भी दाल खाता ही नहीं था। जब भी कोमल दाल बनाती तो ऐसे ही बची रहती। ऐसे एक दिन मधु कोमल को बड़े प्यार से समझाते हुए बोलती है, बहू मेरी बात सुन। जी माँ जी, कहिए क्या हो गया? तूने 4 सीटी में दाल पकाना कहाँ से सीखा है? मुझे ये बता पहले। सीखा तो कहीं नहीं, ये तो मेरी अपनी ही टेक्नोलॉजी है कि दाल है तो 4 सीटी लगेगी ही लगेगी। एक बात बता, तूने कभी पानी वाली पनीर भुर्जी खाई है? ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? भुर्जी यानी कि सूखी सब्जी, उसमें भला पानी कौन डालता है? तो वैसे ही हर दाल में 4 सीटी नहीं लगाते हैं बहू। हर दाल बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। दाल दाल होती है माँ जी, हर दाल में छौंक लगता है, हर दाल में प्याज डलता है, हर दाल में नमक मिर्च मसाले सब डलते हैं, तो फिर तरीका अलग कैसे हो सकता है? तेरे नहीं आने वाली समझ बहू, जाने दे। तुझे जैसे दाल बनानी है तो वैसे बना। अब से अगर घर में दाल बनाएगी तो सिर्फ अपने लिए बनाएगी, हम में से किसी के लिए नहीं। मधु पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है, लेकिन कोमल को अपनी सास की बात फिर से समझ नहीं आती। वो उसको अनसुना कर देती है और 4 सीटी में अपना दाल पकाना ऐसे ही चालू रखती है। धीरे धीरे कोमल की आदत की वजह से कोई भी उसके हाथ का खाना नहीं खाता और मधु अपने पति और बेटे के लिए अलग से खाना बनाती और कोमल सिर्फ अपने लिए खाना बनाया करती। ऐसे ही एक दिन सभी लोग कोमल की मौसी सास निर्मला के यहाँ खाने पर जाते हैं। निर्मला ने सभी के लिए गर्मा गर्म दाल मखनी और बहुत सारी चीजें बनाई थी। सभी लोग एक साथ बैठकर टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी सबसे पहले मयंक दाल मखनी चखकर बोलता है, वाह मौसी वाह, क्या दाल मखनी बनाई है आपने यार, सच में मजा आ गया। एक तरफ है दुनिया भर के हलवाई और एक तरफ हो आप, और एक है आपका ये दाल मखनी का स्वाद। हाय हाय, लाजवाब है। अरे वाह वाह वाह, क्या दाल मखनी बनाई है, मन तो करता है तुम्हें चूम लूं। तुम क्या देख रही हो? मैंने ये नहीं कहा चूम लूं, मैं कह रहा हूँ वो चम्मच मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो चम्मच ले लूं क्या, ये पूछ रहा हूँ यार, इंसिस्ट करना पड़ता है। वैसे दाल मखनी सच में बहुत अच्छी बनी है, वाह क्या बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दाल मखनी खाने के लिए दिया हमें, वरना सादी दाल, मेरा मतलब है कच्ची दाल, क्या ही है वो दाल। वो खा खा कर तो मुझे दालों से नफरत हो गई थी, लेकिन आपने मेरे अंदर दाल का प्यार जगा दिया। आय हाय, क्या दाल बनाती हो। मैं भी बहुत अच्छी दाल बनाती हूँ मौसी जी, कभी आप घर पर आना, मैं आपको दाल चावल बनाकर खिलाऊंगी। जरूरत नहीं है तुझे कुछ भी बनाने की, तेरे हाथ के दाल चावल खाने से अच्छा है कि हम भूखे रह जाए। अरे ऐसे क्यों कह रही हो बहू, क्या हो गया? कुछ नहीं, छोड़ो ये सारी बातें, बैठ के खाना खाओ। सबके सामने अपनी बेइज्जती होती देख कोमल को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना खा लेती है। इसके बाद सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। कोमल को भी अपनी मौसी सास के हाथों की दाल मखनी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। ऐसे एक दिन कोमल भी निर्मला की नकल से घर पर दाल मखनी बनाती है, लेकिन हमेशा की तरह वो दाल को सिर्फ 4 सीटियों में ही पकाती है। उसकी वजह से दाल में जरा भी स्वाद नहीं आता, इसलिए सभी लोग कोमल को सुनाते हुए बोलते हैं, तुझे कितनी बार कहा है कि जब तुझे दाल बनानी नहीं आती है तो फिर राशन की बर्बादी मत किया कर। अरे बहू, मेरी प्यारी बहू, तू दाल के नाम पर पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती है। कभी कभी लगता है तुझे नासा में दे आए ताकि दाल से कुछ बनाकर दुश्मन देशों के ऊपर फेंक दे। अरे बिटिया, अरे क्षमा कर दे, ऐसी दाल खिलाने से अच्छा है मैं दाल मत दिया कर। हम बिना दाल के भी खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसी दाल खाएंगे ना तो स्वर्गवासी नाम के आगे लग जाएगा। अबे यार, मुझे समझ नहीं आता, जब तुम्हें दाल बनानी नहीं आती तो बाकी चीजें कैसे बना लेती हो। ऐसे ही सभी लोग उसे बहुत सुनाते हैं और बेचारी कोमल को बहुत दुख होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतना कुछ करने के बाद भी 4 सीटियों के दाल पकाने के बाद भी कहाँ कमी आ जाती है, जिस वजह से हर कोई उसके हाथों की दाल को ना तो पसंद ही कर रहा था और बल्कि उल्टा उसे सुना रहा था। उदास हुई कोमल अपनी मौसी सास निर्मला को फोन करती है और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानियां सुनाती है। निर्मला सारी बातों को अच्छे से समझती है और कोमल को समझाते हुए बोलती है, बहू तेरी सास ना बिल्कुल सही कहती है, हर चीज बनाने का ना अपना एक तरीका होता है। बेटा, अगर हर चीज हम एक ही तरीके से बनाने लग जाएं, तो हर कोई मास्टर शेफ नहीं बन जाएगा।
तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ। सारा खाना मैं इतना अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन जब भी दाल बनाती हूँ तो हर कोई मुझ पर भड़क पड़ता है। चिंता मत कर बहू तू, अब जैसा मैं कहती हूँ ना तुझे, तू वैसा वैसा करती जा और फिर देख तेरे हाथ की दाल लोगों को कितनी पसंद आती है। ऐसे निर्मला फोन पर कोमल को बहुत सारी चीजें समझाती है। कोमल ठीक वैसा ही करती है जैसा निर्मला उससे कहती है। ऐसे ही एक दिन कोमल सुबह से रसोई में कुछ बनाने में लगी हुई थी। पूरे घर में बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई थी। तभी अचानक से घर पर निर्मला भी आ जाती है। निर्मला को देखकर मधु बोलती है, अरे निर्मला, ऐसे अचानक से आ गई? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे मुझे तो बहू ने बुलाया है आज अपने हाथ के बने हुए दाल चावल खिलाने के लिए। क्या दाल चावल? तुम क्यों मेरी बहू की बातों में आ गई? बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। मौसी जी, खाना बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से खाना टेबल पे लगा दो। और वैसे भी मुझे ना बहुत तेज की भूख लगी है। निर्मला की बातें सुनकर कोमल जल्दी से अपने हाथों को बनाया हुआ सारा खाना टेबल पर लगा देती है। और कोमल ने अपने हाथों से 3 तरीके की दाल, 2 तरीके के चावल और साथ में रोटी बनाई थी। मयंक, किशोर और मधु तीनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। कोमल सभी की थालियों में खाना परोसती है। सबसे पहले निर्मला खाना खाती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो मानना पड़ेगा, तेरे हाथ की दाल तो इतनी अच्छी बनी है कि मैं क्या ही बोलूं अब। ये क्या बोल रही हो? झूठी तारीफें कर रही हो मेरी बहू की। अरे भला मैं झूठी तारीफ क्यों ही करूंगी, तुम लोग खुद खा कर देखो ना। अरे सच में खाना बहुत अच्छा बना है आज का। निर्मला की बात सुनकर सभी लोग डरते डरते कोमल के हाथों के बने हुए दाल चावल खाते हैं। सभी लोग कोमल के हाथ के बने हुए दाल चावल खाकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हर एक दाल आज परफेक्ट बनी हुई थी। तभी मधु बोलती है, बहू, आज तूने दाल को 4 सीटी में नहीं बनाया क्या? बिल्कुल 4 सीटी में ही बनाई है माँ जी। क्या 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 ये दाल बहू ने बनाई है? अरे बाप रे, ये दाल चावल बहू तूने बनाया है क्या? क्या ये दाल तुमने बनाई है? हाँ, मुझे तो लगता है बाहर से मंगवाई होगी और झूठ कह रही होगी तुम। अरे मेरी प्यारी बहू, ये दाल तूने बनाई है? तू तो दाल का हलवा बना देती थी या कच्ची दाल लाकर दे देती थी। इतनी अच्छी दाल कैसे बना दी बेटा तूने? अरे मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने सब कुछ वैसे ही किया है जैसे मैं पहले करती थी, लेकिन अब मुझे किसी ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, जिस वजह से मुझे पता चल गया कि दाल को 4 सीटी में पकाना है या फिर 3 सीटी में पकाना है और उसमें फ्लेवर कैसे लाना है। शुक्र है भगवान का, मेरे समझाने से तो तू समझी नहीं। चलो, किसी और के समझाने से तो तू समझ गई ना, यही बहुत अच्छी बात है। अरे सच में अब तो मजा आएगा। अब तो अच्छा अच्छा दाल चावल खाना खाने को मिलेगा। क्या बात है, लाजवाब है। अरे यार, मुंह क्या देख रहे हो? 1 कटोरी दाल और दे दो यार। मतलब दाल इतनी ज्यादा अच्छी बनी है ना, मैं तो फैन हो गया। अब तो मुझे ऐसी ही दाल खानी है, वो भी रोज। ऐसे ही सभी लोग कोमल के हाथों की दाल चावल की तारीफ करते हैं और कोमल निर्मला की तरफ देखकर आंख मारती है और दोनों ही मुस्कुराती हैं। आखिरकार निर्मला की गाइडेंस से कोमल के 4 सीटी में दाल पकाने वाला मेथड अब पूरी तरीके से कम हो जाता है और अब उसके घर में कोई भी दाल में कमी नहीं निकालता। पूजा और अंकुश एक खुशहाल दंपति थे। अंकुश एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा युवराज जिसकी बीवी का नाम मानवी था और छोटा बेटा आलोक जो कि एक अनाथ था। पर पूजा और अंकुश ने उसे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया था। वो मलेशिया में जॉब करता था। पूजा और अंकुश अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन सब नाश्ता कर रहे होते हैं। बेटा, अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई है मेरी। अब तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। जी बाबूजी, आप चिंता मत करो। देखा, मैं ना कहती थी, मेरे दोनों बहू बेटे बहुत काबिल हैं। इस तरह वक्त बीतता जाता है और अंकुश की रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। मानवी को अपने सास ससुर के साथ रहना कुछ खास पसंद नहीं था। रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है, पर धीरे धीरे मानवी अपने पति युवराज और सास ससुर के बीच फूट डालना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक शाम, सुनिए जी, आखिर कब तक हम मम्मी पापा के साथ यूं ही रहेंगे? हमारी खुद की भी तो कोई पर्सनल लाइफ है ना, हमें भी पर्सनल स्पेस की जरूरत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जी मतलब एकदम साफ है,
कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनका भी फ्यूचर देखना है। सारी उम्र मम्मी पापा को ऐसे साथ थोड़ी रखेंगे हम। बात तो तुम सही कह रही हो, तो फिर बताओ क्या करना चाहिए? और क्या, माँ पापा को घर से निकाल दो, घर खाली करवा लो। इस तरह कुछ वक्त बीतता है। मानवी युवराज को भड़काना जारी रखती है और किसी न किसी बात को लेकर घर में कलेश करती ही रहती है और वो अपनी सास पूजा के साथ नौकरों की तरह पेश आने लगती है। एक रात पूजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अंकुश के पास भी पैसे नहीं होते। वो आधी रात को अपने बेटे का दरवाजा खटखटाने लगता है। युवराज, अरे बेटा युवराज, अरे दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या है युवराज, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को चैन नहीं है क्या? क्यों दुखी कर रहे हैं इतनी रात को? हाँ, क्या बात है बाबूजी, क्या परेशान कर रहे हो? युवराज, बेटा युवराज, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, उसे हॉस्पिटल ले चलो। आप दोनों का ना ये रोज का ड्रामा हो गया है। इतनी रात को कहाँ ले जाए हम मम्मी जी को? बुखार ही है ना, कोई दौरा तो नहीं पड़ गया? अंकुश आंखों में आंसू लिए अपने बहू बेटे की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और सारी रात अपनी पत्नी पूजा के माथे पे ठंडी पट्टियाँ रखता है। किसी तरह यूं ही तकलीफ भरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बाबूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे कि आप दोनों इस घर से चले जाइए। मैं और मानवी आप लोगों के साथ और नहीं रह सकते। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? ऐसी इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? देखिए बाबूजी, आप तमीज से घर से चले जाइए, नहीं तो मुझे धक्के देना भी आता है। पूजा और अंकुश अपने ही घर में रहने के लिए अपने बच्चों के आगे गिड़गिड़ाते हैं और वो दोनों जबरदस्ती उनको घर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। दोनों रोते बिलखते एक वृद्धा आश्रम में जा पहुंचते हैं। वहीं उनका छोटा बेटा आलोक मलेशिया से शादी करके वापस अपने घर लौट आता है और देखता है कि माँ बाबूजी घर पर नहीं है। वो जल्दी से अपने भाई भाभी से पूछता है, युवराज भैया, माँ बाबूजी कहाँ हैं? तेरे माँ बाबूजी अब यहाँ नहीं रहते, ये मेरा घर है और मैंने उन्हें निकाल दिया है मेरे घर से। अब तू भी दफा हो जा यहाँ से। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर आलोक चुपचाप मौली को लेकर वहाँ से चला जाता है और हर जगह अपने माँ बाबूजी को तलाशने लगता है, पर कहीं भी उन दोनों की कुछ खबर ही नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ अंकुश अपने दिल के जज्बातों को कागज पर उतारना शुरू कर देता है और एक किताब लिख देता है। एक दिन आलोक मार्केट में सब्जी खरीद रहा होता है, तभी उसकी नजर सामने आते हुए अपने पिता अंकुश पर पड़ती है। बाबूजी, बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे बेटा आलोक, तुम यहाँ? बाबूजी, मुझे सब पता है, सब जानता हूँ मैं कि क्या क्या हुआ आपके साथ, उन्होंने किस तरह क्या किया आपके साथ। आलोक अपने माँ बाबूजी को अपने साथ घर ले जाता है। उसकी बीवी मोली अपने सास ससुर का बड़ी खुशी के साथ स्वागत करती है। अगली सुबह मौली जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर रही होती है। तभी पूजा और अंकुश वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मंदिर में भगवान की प्रतिमा के साथ उनकी तस्वीर भी रखी है, जिसे देख उनकी आंखें भर आती हैं। बेटा, ये क्या, तुमने हमें भगवान का दर्जा दे दिया? इस अनाथ को रोड से उठाकर आपने अपने सर पर बिठा लिया, इतना प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, मेरी जिंदगी को आपने सफल बना दिया, तो आप मेरे भगवान ही तो हुए। बेटा, मुझे बहुत गर्व है तुझ पर, बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि आलोक मेरा बेटा है। बाबूजी, माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों के आ जाने से ये घर स्वर्ग बन गया। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। आलोक और मौली दोनों माँ बाबूजी की खूब सेवा करते हैं। एक दिन यूं ही घर का काम करते हुए मौली को अपने ससुर जी की लिखी किताब मिलती है। जब वो उसे खोलकर पढ़ना शुरू करती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं।
वो उसे लाकर जल्दी से आलोक के पास जाती है और उसे प्रिंट करवाने के लिए कहती है। कुछ ही समय बाद वो किताब प्रिंट हो जाती है। उसका नाम जिंदगी के खेल रखा जाता है और बहुत ही तेजी के साथ उस किताब की कहानी लोगों के दिलों में उतर जाती है और अंकुश बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ बेटा, एक तुम्हारा भाई युवराज है जिसे हम बोझ लगने लगे थे और तुम। माँ, बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ये तो मेरा फर्ज है और मैं तमाम उम्र अपने फर्ज निभाता रहूंगा। तभी फोन की बेल बजती है और अंकुश जी फोन उठाते हैं। हेलो सर, आप अंकुश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अंकुश ही बात कर रहा हूँ, बताइए। सर, आपकी बुक जीवनी को लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसीलिए आपको 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जा रहा है। प्लीज कल आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ताज होटल पर आ जाइएगा। अंकुश की फोटो हर अखबार में छपती है, साथ ही उनको सम्मानित करने की बात भी हर जगह फैल जाती है। युवराज और मानवी को जब ये पता चलता है तो उनके मन में लालच भर जाता है और वो भी उस समारोह में जाते हैं जहां आलोक, मौली, अंकुश और पूजा सब एक साथ बैठे होते हैं। सबको एक साथ देख युवराज और मानवी के होश उड़ जाते हैं। वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बाबूजी, हमें माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई। हाँ जी माँ जी, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ घर वापस चलिए आप। तुम दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं। रिश्ता तो हमारा उससे दिन खत्म हो गया था जब तुमने हमें हमारे ही घर से बेदखल कर दिया था। मेरे बच्चों, बहुत देर लगा दी तुमने ये बात समझने में। भगवान तुम दोनों को खुश रखे, बस हमें माफ करो। समारोह में अंकुश को सम्मानित किया जाता है और सब लोग उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। ये देख युवराज और मानवी को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगता है और उनके मन में भी अपने माता पिता के लिए सम्मान की भावना जागने लगती है। साथ ही उन्हें उनकी अहमियत भी पता चलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पारिवारिक संघर्ष से भरी ये कहानी? क्या आपके आसपास भी कोई माता पिता इस तरह के संघर्ष से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।